विवेक, जब आपकी मैं कुछ किताबों पर आऊंगा और मैं जब आपकी किताबों के टाइटल देख रहा था और उन किताबों में आपने क्या कुछ लगाया, तो मैं तो बड़ा हैरान भी हो गया कि इस विषय पर किताबें भी लिखी गई हैं और उसमें कितनी कुछ जानकारी होगी। तो आपकी किताब है क्लीनर के नाम से, कि कैसे मर्डर साइट के बाद उसको क्लियर किया जाता है, लाश को ठिकाने लगाया जाता है और इसके लिए बाकायदा लोग होते हैं, पूरे गैंग होते हैं। तो क्या कुछ फाइंडिंग्स आपकी थी, क्या कुछ है वो जो लोगों को नहीं पता कि किस तरह से चीजें काम करती हैं? देखिए, अंडरवर्ल्ड जो है हम्म। वो एक कारपोरेट हाउस की तरह सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। जब कोई किलिंग प्लान की जाती है तो उस किलिंग की प्लानिंग ये नहीं होती है कि जाओ भाई मार दो। ऐसा नहीं होता है। पहले अपने सीनियर मोस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ भैया इस आदमी को ठोकना है। तो वो लोग उस आदमी की पहले इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने इन्फॉर्मेंट्स या वॉचर लगाते हैं, जिनको वो लोग वॉचर बोलते हैं। ठीक है। तो वॉचर जाएगा, उसका एरिया देखेगा, कहाँ से गाड़ी निकलती है, कौन कौन सी गाड़ियाँ निकलती हैं, बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, बीवी कौन से मॉल में जाती है, कौन से हेयर सलून में जाती है, क्या करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 3 महीना, 1 महीना, जितना भी टाइम उनके पास है उसके हिसाब से निकालते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन वो पहुंचती है प्लानर के पास। प्लानर उस इंफॉर्मेशन के आधार पे प्लान करता है कि ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, उसके लिए किस तरीके के हथियार लगेंगे, किस तरीके के व्हीकल्स लगेंगे। फिर वो सामान प्रोक्योर करने के लिए थर्ड पर्सन को बोला जाता है। हथियार लाने वाला अलग होगा, व्हीकल्स अरेंज करने वाला दूसरा होगा, पैसों का इंतजाम तीसरा करेगा, गेट अवे कार चौथा चलाएगा, आदमी की शिनाख्त करवाने वाला पांचवा होगा। ऐसे हर व्यक्ति के वहां काम बटे होते हैं। ये जो चीजें हैं इसमें दो तरह के एक्सक्यूशन होते हैं या किलिंग्स होती है। एक ये कि गैंग वॉर हो रहा है, आमने सामने का, मार दिया, ठा, चलो भाई निकल लो, इसकी लाश मिलने दो, ताकि दुनिया को पता चले कि दाऊद गैंग ने मारा या राजन गैंग ने मारा या गवली गैंग ने मारा या नाइक गैंग ने मारा, जो भी मनचेकर गैंग ने ठोक दिया, तो दुनिया को पता चलना चाहिए। दूसरा ये कि जिनसे हफ्ता लेना है उनकी लाशें गायब नहीं करवाते, क्योंकि उससे शहर में और समाज में आतंक बढ़ता है, फैलता है, जिससे कि उनको पैसा आता है। बिल्कुल। जैसे गुलशन कुमार की जिस दिन हत्या हुई थी, उस अकेली रात में तकरीबन तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए अबू सालेम को फिल्म इंडस्ट्री से हफ्ता चला गया था। क्योंकि हर एक को फोन यही आया कि तेरा गुलशन कर दूं। कौन गुलशन करवाना चाहेगा खुद का? वो मतलब वो महीना, हर रात पैसा जाता था, हर दिन पैसा उसको हवाला होता था, ऐसी हालत हो गई थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनकी डेड बॉडीज नहीं मिलनी चाहिए। वो डेड बॉडीज ना मिलें, उनको गायब करवाना है। इस काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो पोटलेबाज कहलाते हैं। अंडरवर्ल्ड की, मुंबई की लैंग्वेज में पोटला करने का मतलब है किसी भी व्यक्ति की गठरी बनाना, पोटला यानी गठरी, और उसकी लाश गायब करवा देना। ओके। अब वो लाश गायब करने के 50 तरीके हैं। किसी की लाश को आपने गायब किया, बोरी वोरी में, किसी में बैग में भरा, बॉडी बैग में, और पत्थर बांध करके समंदर में डाल दिया, समुद्री जीवों का नाश्ता हो गया। किसी को ले गए जमीन में गाड़ दिया, किसी को एसिड के ड्रम में उतार दिया, तो किसी को सीमेंट, पिघले हुए जो गीला सीमेंट है उसमें डाल करके ढक्कन बंद कर दिया, और फिर वो कहीं पे डाल दिया या बरी कर दिया, उसको जमीन में गाड़ दिया। पता ही नहीं चलता इस धरा पे उस नाम का कोई प्राणी आया अभी तक नहीं आया था। तो इस तरह के काम करने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं। ऐसी ही 3 लड़के काम करते थे जिनकी कहानी जो है मुझे पता चली थी, और वो तीनों बेचारे अनफॉर्चुनेट थे और मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कहना चाहिए, कि मुझे मेरे एक इन्फॉर्मर के थ्रू न केवल उनके बारे में पता चला, बल्कि मुझे उनके कांटेक्ट डिटेल्स, उनकी जगह ठिकाने, ये वो सब पता चल गए थे। और मैं पता नहीं किस धुन में उनके पास पहुंच गया और मैंने कहा कि भाई मुझे तुम लोगों की कहानी जाननी है। तो बड़े नाराज़ हुए, बोले आप आ गए, जिंदा कैसे जाओगे? मैंने कहा जाऊँगा तो 2 पाँव पे, और अगर 4 कांधों पे गया तो आशिक का जनाजा है, धूम से उठेगा। तो बोले आपको पता है ना हम क्या करते हैं? मैंने कहा हाँ पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप बात कीजिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है।
उनको लगा कि यार ये पागल आदमी है, तो मतलब इससे दोस्ती करनी चाहिए, तो उन लोगों ने की। यंग थे तो उन लोगों के साथ काफ़ी सारी फिर बातें हुई, ये सब हुआ। उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की कि हम लोगों के बारे में कुछ आप छापिएगा मत, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ कभी कभी नहीं भी छापी जाती हैं, नहीं छापी। एक ऐसा वक्त आया कि वो लोगों के पीछे एक पुलिस ऑफिसर पड़ गया था, तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और उस ऑफिसर का मकसद ये नहीं था कि उनको पकड़े, उसका मकसद ये था कि वो अपने काम करवाए उनसे और उनसे हफ्ता वसूली करे। करप्ट था वो बहुत ऑफिसर। तो उन्होंने कहा कि यार इसके क्लचेस में आ गए ना तो ये साला ज़िंदगी हम लोगों की ख़राब कर देगा, इसलिए मौका लगते ही निकल लो। तो वो सब के सब अपने परिवारों और अपनी प्रेमिकाओं और पत्नी वत्नियों के साथ में यहाँ से तीनों निकल लिए। तीनों अलग अलग समाज संप्रदाय धर्म के थे और बहुत ही यंग थे, टैलेंटेड लड़के थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे तीनों की इस हरकत को करने के लिए उन्हें आना पड़ा। विदेशों में क्लीनर जो होते हैं वो यही काम करते हैं। वहाँ पे लीगल और इलीगल दो तरह के क्लीनर होते हैं। एक फॉरेंसिक क्लीनर्स होते हैं जिनका काम पुलिस के बाद में शुरू होता है, और दूसरे वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं जैसे ये करते थे। तो उनकी कहानी लिखने के लिए अब मेरे पास में पूरा स्कोप था, लेकिन परेशानी ये थी कि इतना मटेरियल नहीं था कि उससे मैं एक ट्रू क्राइम स्टोरी क्रिएट कर पाता। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा शाब्दिक, थोड़ा सा उसके अंदर खेल करते हुए उसको नए कपड़े जामा पहना करके और एक सिनेमैटिक स्टोरी, एक उपन्यास के रूप की में शक्ल में लिखा। तो मेरे जो बाकी भी माफिया सीरीज़ के अन्य उपन्यास हैं वो भी कमोबेश किसी न किसी जिंदा किरदार पे या मर चुके किसी किरदार के ऊपर ही आधारित है, जिसमें फाइनेंसर भी है और भी। आपकी एक किताब और है जिसमें आपने एक साइको सेक्स किलर का जिक्र किया है। वो किस तरह की प्रजाति होती है? जो मैंने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा या सुना कि उसमें जो कातिल है उसका कहना है कि उसे किसी को मार के उसी तरह का प्लेजर फील होता है जैसा कि लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने पर होता है। कौन था वो शख्स और क्या मनोविज्ञान है वो? हमारे यहाँ पर मुंबई में दाऊद गैंग के लिए किलिंग करने वाला एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम है फिरोज़ कोंकणी। फिरोज़ कोंकणी दिखने में कोई बहुत लहीम शहीम ऊंचा कद्दावर इंसान नहीं था, दुबला पतला, मतलब आपके अंदर से तो दो निकलेंगे ऐसा बंदा था। और वहीं डोंगरी इलाके का रहने वाला, लेकिन बहुत ही खतरनाक सुपारी हत्यारा था। और बेंगलोर से जब उसे पुलिस पकड़ने गई थी तो 12 पुलिस अधिकारियों का दस्ता गया था हथियारों से लैस, और जिस झोपड़पट्टी में वो रहता था उस झोपड़पट्टी की पूरी लाइट बंद करके और फिर उसके झोपड़े पे धावा बोला था इन्होंने। उनको ये मालूम है कि अगर इस लड़के के हाथ में उसकी दोनों पिस्टल आ गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और बड़े अच्छे हट्टे कट्टे लोग गए थे जो मतलब अनआर्म्ड फाइट करने में उस्ताद हैं, उस तरह के से लोग गए थे जो कंट्रोल कर सकें किसी भी अच्छे से अच्छे ताकतवर व्यक्ति को। और वहाँ पे उसको अरेस्ट किया, उसके साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे, उन लोगों को वहीं छोड़ करके इसको ले करके आ गए थे अरेस्ट करके। तो उसको 5 दिन तक इन लोगों ने अपनी कस्टडी में रखा और खूब कूटा पीटा, लेकिन पट्टा वो बड़ा कमाल का आदमी था, हिला नहीं, उसने जबान नहीं खोली। अच्छा, उसको मार खाने की बड़ी पुरानी आदत थी, पकड़ा जाता था तो पिटता ही था। उसने अपनी एक टेक्निक डेवलप कर ली थी। वो क्या करता था कि बैठा नहीं रहता था या खड़ा नहीं रहता था, जमीन पे लेट जाता था और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देता था। अब आप जमीन पे पड़ी हुई बोरी को जैसे मारो और उस पे असर नहीं होता, वैसे इसकी बॉडी पे असर नहीं होता था। इसको चोट लगती थी लेकिन ये चीखता चिल्लाता नहीं था। तो जो मारने वाला है ना वो और झुंझला करके मारता था और वो बहुत जल्दी थक जाता था ज़्यादा फोर्स लगाने से, तो वो फिर साइड में बैठ जाता था। और ये इतना बदमाश था कि ऐसे करके और बैठ जाएगा और बोलेगा, साहब थक गए ना तुम, एक काम करो ना, तुम भी चाय पियो, मेरे को भी पिलाओ। तो वो साले वो क्या, मतलब ये जो आप बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। वही उसकी हरकतें फिल्मी। और ये वो कलपते थे बेचारे पुलिस वाले, ये आयला ये इतना मारे यार, कुछ बोलता नहीं साला, ये वो सीनियर ऑफिसर्स भी परेशान। अच्छा, बड़े बड़े कांड किया हुआ लड़का वो। तो मुझे मेरे इन्फॉर्मर्स के थ्रू पता चल गया कि ये भाई साहब जो है हमारी क्या पुलिस की कस्टडी में है। तो एक दिन मैं सीनियर पीआई क्राइम ब्रांच के जो हैं उनके पास जा धमका। मैंने कहा मुझे उससे बात करनी है। नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है,
मैंने कहा यार देखो फालतू बात नहीं करते, ये सारे ऑफिसर्स गए थे बेंगलोर से लेके आए, सब कुछ मुझे पता है, अपने ऊपर दूसरे माले पे है वो। अब उनको मालूम है कि मेरी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। बोले लेकिन वो आपसे बात क्यों करेगा? मैंने कहा करेगा ना। अच्छा। तो बोले कि हम सुनेंगे उसे। मैंने कहा सुनना, रिकॉर्ड भी करना, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करोगे तो मैं मुकर जाऊंगा कि ये मैं था। वो सबूत नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है, हमको तो कुछ नहीं बोल रहा, कम से कम आपके सामने कुछ बोलेगा तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, हो गया साहब, लेके आए उसे। तो वहाँ पे एसओएस का एक ऑफिस था, जो आपको मालूम है ना, मशहूर एनकाउंटर हुआ है माया डोलस का, शूट आउट एट लोखंडवाला जो फिल्म बनी है, वो जो ऑफिसर थे उनकी टीम जो है एसओएस, उसका ऑफिस था वो। तो बॉम्बे पुलिस की जो 3 माले की क्राइम ब्रांच की हेडक्वार्टर है, उसके बीच में एक पतली सड़क है और उसके सामने एक बैरक है, अंग्रेजों के ज़माने का ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो वो बैरक है सिंपल, उसमें दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं और 2-2 खिड़कियां दोनों साइड में हैं, ऐसे मतलब कुल 6 एंट्री एग्जिट आप मान सकते हैं ये। उसमें उनने मेरे लिए बैठने का इंतज़ाम किया और वो वायर किया उसको, उसमें नीचे माइक्रोफोन लगाए और उसको ले करके आए। फिर वहाँ पे मैंने 2.5-3 घंटे इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मुझे ये चीज़ पता चली कि ये आदमी साइकोसेक्स किलर है। अब उस दिन तो विवेक अग्रवाल की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मतलब वो शायद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती कि मैं किसी लड़की को लाल गुलाब देता और वो मेरा प्रेम जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेती। मेरे लिए वो उससे भी ज़्यादा बड़ा दिन था। और मैं खुशी से बाहर निकला और थैंक यू बोलने के लिए उनके पास चला गया। उनने पूछ लिया मेरे से कि अरे क्या आप कहानी का क्या न्यूज़ लिखोगे? तो मैंने खुशी में बता दिया, मैं बेवकूफ़ था। आदमी बौरा जाता है ना खुशी में, तो बता दिया। वो 1 मिनट रुके, क्या आप बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, मैं आता हूँ। वो सीधे चला गया मिस्टर मारिया के पास, उनको बता दिया, वो डीसीपी डिटेक्शन थे। उनका पिया आ गया दौड़ता हुआ, सर याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा मरवा दिया, ये अब गई कहानी। गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत कीजिए, वो आपकी स्टोरी लेकर के उसका वकील अदालत चला जाएगा, वो इसको पागल साबित कर देंगे, वो इसको असालम भेज देंगे, फिर वो वहाँ से 2-4 को मार के भाग जाएगा। मैंने कहा क्या आप इसको पकड़ के रख पाएंगे? ये तो जेल से भी भागेगा और 2-4-6 आपके मार के भागेगा। अंततः हुआ भी वही, 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार करके वो जेजे अस्पताल से फरार हो गया। उसके बाद में उसके पूरे परिवार को इन्हें डिटेन किया। उसका बाप जो है, पिता जो है, वो बेचारा इस शॉक में और परेशानी में मर भी गया उसका। और वो यहाँ से गायब हो गया, मुंबई छोड़ करके निकल गया। फिर वो वहाँ से नेपाल गया। नेपाल में फिर वो रोज़ाना शकील को कभी किसी को फ़ोन करता था। दाऊद को खूब गाली वाली दिया करता था, मेरा लाइफ ख़राब कर दिया, मेरे को पैसा नहीं भेजता है, ये है वो है। तो वो दाऊद से सीनियर भी था अंडरवर्ल्ड में, क्राइम में। तो दाऊद को बताया गया, तो फिर दाऊद ने उसको कराची बुलाया और एक दिन उसका भी पोटला हो गया। हाँ, करीब मतलब 4-5 साल हो चुके हैं इस बात को। तो कुल मिला करके इस तरह की कहानियाँ होती हैं। और ये देखिए, एक दुनिया का तथ्य और सत्य है, और इस कथ्य में जरा भी मिलावट नहीं है कि जो गोली से खेलता है वो गोली से मरता है, जो आग से खेलता है अग्नि ही उसका अंतिम सत्य है। उसका भी वही हर्ष हुआ कि जिसके लिए उसने 82 मर्डर किए, एक दिन उसका मर्डर उसी बॉस ने करवा दिया, उसी बॉस ने करवा दिया। और दाऊद की तो ये पुरानी मतलब वो शगल रहा है। वो दाऊद इब्राहिम बना ही इसलिए क्योंकि वो ब्रूटल था। अगर उसने लोगों के ऊपर दया माया दिखाई होती ना, तो वो दाऊद इब्राहिम नहीं बनता। ये है कहानी फिरोज कोंकणी की।